नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और उसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हुए आते हैं अपने वीडियो पे। आज प्यारे बच्चों हम दो तीन टॉपिक लिए हुए हैं। पहला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग और दूसरा हमारा टॉपिक है दैट इज प्राचीन काल में स्थापत्य कला और तीसरा क्या है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ये जो सभी चीजें हैं प्यारे बच्चों, ये आपके प्राचीन इतिहास का एक सेक्टर होता है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो उसी से संबंधित है और जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कोई परीक्षा होगी, दो तीन आपके प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, इससे जो पहला आपका जो मैंने क्वेश्चन लिया है दैट इज शक संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो क्या बताएंगे उत्तर प्यारे बच्चों? 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। किस ईस्वी में? 78। ऑप्शन में 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 68 ईस्वी, कुछ ऐसे लिखा रहेगा, तो आप याद रखिएगा। सिंपल सा है, 7 और 8, 7 और 8, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अगला है कलिंग नरेश खारवेल। पूछेगा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? चेदी वंश से है। ठीक है, चेदी वंश से है, खारवेल चेदी। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार में लगा दे रहा हूं पहले से ही। ये छोटी परीक्षाओं से लेकर के प्यारे बच्चों बड़ी परीक्षाओं तक ये बहुत ही कई बार, मतलब मैं कितनी बार कहूं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त को कहते हैं। ठीक है, समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है। पहले तो ये जानिए कि समुद्र गुप्त के प्रयाग, मतलब समुद्र गुप्त के कई रचनाएं थी, कई जगह अपना वो कार्य किए थे, तो उनके कार्यों में से क्या दिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, किससे संबंधित मिलता है? जहांगीर से मिलता है। ठीक है, समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, किसका मिलता है, किससे संबंधित मिलता है? तो क्या बताएंगे? जहांगीर से। नेक्स्ट है गुप्त काल में दो मुद्राएं बहुत ही प्रचलित थी, बहुत फेमस थी, दैट इज स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मतलब सोने की मुद्रा, और दूसरा है रजत। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? रजत। रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा, लेकिन उसमें कहा क्या जाता था इनको? तो स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दीनार, दीनार। ठीक है, ऐसे चांदी की जो मुद्राएं होती थी उनको क्या कहते थे? रूपक। ठीक है प्यारे बच्चों, चांदी की मुद्राओं को रूपक और सोने की मुद्राओं को दीनार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य उपाधि, मतलब जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का हम लोग बार बार नाम लेते हैं, तो मतलब कौन से किस चंद्रगुप्त को हम लोग विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? विक्रमादित्य को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय। तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हीं को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य भी बोलते, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए फिर आ गया, स्टार लगाते इस पर। पूछता है कि स्वर्ण युग किस काल को जाना जाता है? किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्वर्ण युग, सोने का युग, तो क्या बताएंगे? गुप्त काल। अभी हमने बात किया है कि गुप्त कालीन मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्रा, दिनार और रजत, क्या हो जाएगा? रूपक। ठीक है, शतरंज खेल का जन्म, शतरंज खेलते हम लोग ना, ठीक है प्यारे बच्चों, तो शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ है? भारत। मतलब इसका प्रणेता कौन है, कहां से इसकी ओरिजिन हुई है इस खेल का? चेस। शतरंज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेस बोलते हैं। तो क्या बताएंगे? इंडिया से, यानी कि दैट इज भारत से। ये और मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हूँ, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा, इन सब के प्रणेता कौन थे? इन्होंने या किसने शुरू किया था? तो पूछेगा सांख्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? क्या बताएंगे? कपिल। अब इसको याद कैसे कर देंगे? ठीक है, तो छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग टीवी पर एक शो देखते होंगे ना, कॉमेडी विद कपिल देखते होंगे, पहले अभी भी आ रहा होगा।
तो कहने का मतलब है उसमें जब कोई भी प्रतिभागी आता था तो अपने एक्ट को दिखाता था, तो ये लोग कुछ एक नंबर दिखाते थे, 10 नंबर का है, 10 नंबर में 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यानी संख्या को दिखाते थे। तो कोई बढ़िया कितना बढ़िया एक्ट किया है, कितना नहीं किया है, तो संख्या है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, सांख्य में कुछ ऐसा दिख रहा है ना, सांख्य में दिख रहा है संख्या, सांख्य संख्या, तो ये हो गए कपिल भाई साहब, ठीक है। हालांकि ये दूसरे कपिल है, ठीक है, लेकिन मैं वहां से आपको कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सांख्य दर्शन कपिल। नेक्स्ट है योग दर्शन। क्या है प्यारे बच्चों? योग दर्शन। अब पतंजलि, इसको तो बताने जरूरत नहीं है। योग कौन करता है? बाबा रामदेव करते हैं। और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? पतंजलि बोलते हैं ना। उनका किस नाम से आता है फ्रेमिंग से? तो बोलेंगे पतंजलि के नाम से। तो सीधे तुरंत याद हो जाएगा, योग दर्शन के कौन शुरू किए थे? पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन। तो न्याय की बात कौन करते हैं? हमेशा हमेशा न्याय और सच्चाई और अहिंसा की बात कौन करते हैं? गौतम। गौतम मतलब गौतम बुद्ध, ठीक है प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध, ठीक है पूरा नाम। न्याय दर्शन की बात कौन हो जाएगा? गौतम, इजी है। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो जैमिनी। कौन है प्यारे बच्चों? मीमांसा। कुछ नया लग रहा होगा आपको तो याद कर लीजिए, मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी, ठीक है, जैमिनी। नेक्स्ट है हर्षचरित पुस्तक। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन पूछाता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे? वाण भट्ट साहब की। किसकी प्यारे बच्चों? वाण भट्ट साहब की रचना है हर्षचरित। नेक्स्ट है हर्ष की राजधानी। हर्ष की राजधानी, हर्ष यहाँ पर कहने का मतलब हर्षवर्धन हो गए, जो राजा थे हर्षवर्धन, उन्हीं की बात हो रही है। तो हर्ष की राजधानी क्या बताएंगे? कन्नौज। कन्नौज को और क्या कहते हैं? इत्र की नगरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विभिन्न प्रकार के फूलों से उनके रस को निकाल करके प्राचीन काल में क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे सुगंधित इत्र का निर्माण किया जाता था। तो कन्नौज को इत्र नगरी के भी नाम से जानते हैं। और हर्ष की राजधानी भी क्या है? कन्नौज है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद। क्या है प्यारे बच्चों? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दिया हुआ है? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद किसने दिया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद किसने दिया हुआ है? शंकराचार्य ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट देते हैं प्राचीन काल में स्थापत्य कला। प्राचीन काल में क्या स्थापत्य कला हुआ था, कैसे क्या हुआ था, किससे सब, हिंदू से, जैन से, बौद्धिज्म से किससे संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खजुराहो के मंदिर किससे रिलेटेड है? एक क्वेश्चन पूछेगा, खजुराहो के मंदिर किससे रिलेटेड है? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मंदिर किससे रिलेटेड है? हिंदू एवं जैन से। हिंदू और जैन से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। हाँ, इनका निर्माण कौन कराया था? खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर निर्माण किया गया था। और ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? हिंदू और जैन से। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा, पहले बात तो जानिए कि दिलवाड़ा जो मंदिर है, ये जो दिलवाड़ा हमारा मंदिर है, ये किससे संबंधित है? जैन से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। कहाँ पर? ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। माउंट आबू ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान का एक सिरोही जिला है, बहुत ही एक पर्यटक स्थल है प्यारे बच्चों। तो राजस्थान का एक जिला है सिरोही जिला, और उसी सिरोही जिले में ही ये माउंट आबू जो जगह है, वहीं पर आपका दिलवाड़ा मंदिर पाया जाता है। और दिलवाड़ा किसका मंदिर है? जैनिज्म का मंदिर है, जैन लोगों का मंदिर है। और यह कैसा बना हुआ है? किस चीज से बना हुआ है? प्योर व्हाइट संगमरमर से, मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो माउंट आबू है, पूरा जो हिली एरिया जो आया हुआ है, ये कौन सी पहाड़ी आई है प्यारे बच्चों? अरावली पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां आप लोग नाम सुने होंगे। तो अरावली की पहाड़ियां जो आपका कहाँ से स्टार्ट है? जो गुजरात से लेकर के आपकी जो दिल्ली तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। अभी भूगोल में पढ़ाई गई विस्तृत तरीके से, पूरा फिगर और डायग्राम बना करके। बस ऐसे समझिए कि अरावली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है, और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, तो उसी पर्वत श्रृंखला पर ये माउंट आबू है। और माउंट आबू जो फ्लैटेड एरिया है जो वहां पर है, वहीं पर दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ। किससे संबंधित है? जैनिज्म से संबंधित है। तो बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है वैनसांग। वैनसांग, पहले बात तो कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री। चीनी खाने वाला चीनी नहीं है, जो देश चीन है, चीन के लोगों को क्या बोलते हैं? चीनी, ठीक है। जिससे भारत लोग क्या बोलते हैं? भारतीय। तो वैनसांग, एक तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि वैनसांग कहाँ के यात्री है?
यात्री थे तो क्या बताएंगे, चीनी यात्री थे। और किसके शासन काल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन। कैसे याद करेंगे, ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो वेनसांग एक चीनी यात्री थे, किसके शासन काल में आए थे, हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। ठीक है प्यारे बच्चों। और वेनसांग साहब ही ये नालंदा आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय अभी पिछले वीडियो में बताए थे आपको, तो वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आए थे और वहीं पर इन्होंने अध्ययन अपना किया हुआ था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसने बताया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अलाउद्दीन खिलजी मतलब ये राजा है और इनके दरबारी कवि है। मैंने इधर लिखा है दरबारी कवि। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन उनका दरबारी कवि हुआ करता था, अमीर खुसरो। क्या है प्यारे बच्चों, बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा उनका दरबारी कवि हुआ करता था, अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, याद रखिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो बहुत से प्रश्न है आपके बुक्स वगैरह दिए गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में तो बिल्कुल टकरा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, इवन पीसीएस तक के एग्जाम हो, और भी एग्जाम हो, सब जगह मिलेगा आपको। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कौन से दरबारी कवि थे, कालिदास, महाकवि कालिदास। ठीक है प्यारे बच्चों। समुद्रगुप्त के समय में हरिशेन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में कालिदास। याद करिए हमारे साथ, बोलते रहिए। समुद्रगुप्त के समय में हरिशेन, समुद्रगुप्त के समय में हरिशेन। अगला है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन थे, वाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन थे, वाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में वाणभट्ट, समुद्रगुप्त के समय हरिशेन। ठीक है, आगे चलते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वही बोल रहे हैं कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था, तो क्या बताएंगे, राष्ट्रकूटों ने। कैसे याद करेंगे, देखिए, एलोरा का ये जो लास्ट वर्ड है किससे संबंधित है, एलोरा, इसी में उत्तर है। मेरे साथ जुड़ने का प्यारे बच्चों यही फायदा है कि मतलब नहीं कि मैं बस पूरा पढ़ दिया। निश्चित रूप से कैसे आप याद करेंगे, इतना ज्यादा फैक्ट है, एग्जाम्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो कैसे याद करने का। तो मैंने जो खुद का अपने ऊपर ट्रिक को आजमाया है या बनाया है या समझने का प्रयास किया है, वो सारा अनुभव आपके साथ बच्चों शेयर करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे, बने रहे और मेरे वीडियो को खूब प्यार दे देखें। एलोरा गुफाओं का निर्माण, ठीक है, राष्ट्रकूटों, पल्लव, ये सब ऑप्शन कई से चार आ जाएंगे। कैसे याद करेंगे, तो वहां बस आपको एलोरा में रा है, तो बस अब ज्यादा नहीं सोचना है, रा आ गया तो राष्ट्र क्या बताए थे, राष्ट्रकूटों। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, याद रखना, इसको भूलना मत। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने इसका निर्माण कराया था, तो क्या बताएंगे, नरसिंह देव बर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन ने कराया था। और ये कहां पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। कहां पर प्यारे बच्चों, उड़ीसा में है। और इसी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही पूछता है ब्लैक, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा पूछता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। किसने निर्माण किया था, नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, ये इसको तो आप मोस्ट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, उससे थोड़ा सा कम है। लिंगराज मंदिर कहां पर है, भुवनेश्वर में। भी भुवनेश्वर कहाँ, किसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी है प्यारे बच्चों। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो उसी भुवनेश्वर में ही एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, लिंगराज मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है विष्णु को समर्पित अंकोरवाट का मंदिर। विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों, कंबोडिया। कंबोडिया एक देश है, भूगोल में सब बताएंगे, पूरा मैप बना करके कौन कहाँ पर देश पड़ता है, कैसे क्या है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अभी फैक्ट है, इसको आप इतिहास में रट लीजिए, देख लीजिए। विष्णु को समर्पित, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है, बताएंगे कंबोडिया में है। अब किस भगवान को है, शिव को है, विष्णु को है, राम को है, कृष्ण को है, तो क्या बताएंगे, अंकोरवाट का मंदिर विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है एलिफेंटा। 3-4 चीजें, एलिफेंटा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो और सांची, ये सब है क्या, ये पूछेगा। तो एलिफेंटा की गुफाएं होती है। एलिफेंटा क्या होती है, गुफाएं होती है। श्रवण बेलगोला ये क्या है, एक प्रकार की मूर्ति है। खजुराहो के क्या होते हैं, मंदिर होते हैं। और सांची क्या होते हैं, सांची के स्तूप होते हैं। ये भी देख लीजिएगा।
याद कर लीजिएगा। और हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, बहुत से साहित्य वगैरह लिखे गए थे और उसके क्या क्या मुख्य मुख्य हमारे साहित्यकार हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। बुक्स में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ उतना ही लिया है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इतिहास। ये इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता किसे किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? हेरोडोटस, याद रखिएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक बुक है, ठीक है, उसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? विशाख दत्त, ठीक है। और ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? पाणिनि। संस्कृत के बहुत ही महान पुरुष है पाणिनि जी, ठीक है, उनके द्वारा ही क्या लिखा गया है? अष्टाध्यायी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, सीधा सा पूछता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? पाणिनि साहब है, ठीक है। नेक्स्ट है कामसूत्र। क्या है प्यारे बच्चों? कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। थोड़ा मेरे साथ बोलिए आप लोग, वात्स्यायन। वात्स्यायन किसके लेखक है? कामसूत्र के। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है प्यारे बच्चों? चाणक्य। चाणक्य का क्या मैंने नाम बताया था कल वाले वीडियो में? क्या बताया था? नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था? समुद्रगुप्त नाम है उनका। क्या नाम है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, समुद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त। क्या नाम था उनका? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है बेटा, एक ही नाम है। अगला है राज तरंगिणी। किसके लेखक कौन है? कल्हड़ साहब। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ साहब है। इसमें किसका वर्णन है? कभी कभी इसका लेखक पूछ देगा और फिर कभी कभी प्रश्न बना देगा कि इसमें किसका वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में राज तरंगिणी नामक बुक में वर्णन किया गया है। और किसने लिखा है? कल्हड़ साहब ने। नेक्स्ट है चरक संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चरक नाम सुनते ही जहां पर भी आप कहीं चरक देख लीजिए, चरक देख लेने से च से चरक, च से कहा जाएगा प्यारे बच्चों चिकित्सा। कई परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा चरक संहिता किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से, ठीक है, मेडिसिन से, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार संभव। कुमार संभव किसकी कृति है? किसने लिखा हुआ है? कुमार संभव, ठीक है। तो क्या बताएंगे? महाकवि कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम, तभी क्या बताएंगे? कालिदास। कुमार संभव किसने लिखा है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है कालिदास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। और मदुरई कहाँ पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में, ठीक है बेटा, तमिलनाडु में स्थित है मदुरई। और वहीं पर कौन सा मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर। म से मीनाक्षी, म से मदुरई, ठीक है। नेक्स्ट है महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन। आप अच्छे जानते हो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वेलूर मठ। क्या है प्यारे बच्चों? वेल्यूर मठ। ये कहाँ पर स्थित है? हावड़ा। हावड़ा कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता का सबसे उत्तरी जिला क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। वेस्ट बंगाल का सबसे उत्तरी जिला में पूछ रहा हूं। नेक्स्ट है वेलूर मठ, हावड़ा हो गया। आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट का संबंध किस चीज से है? तो क्या बताएंगे? आर्यभट्ट का संबंध आपके भारतीय गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, कहाँ के? इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञ और भी क्या थे? खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट का आप लोगों ने नाम बिल्कुल सुना होगा। तो ये क्या थे? भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है लीलावती। नाम से नहीं लग रहा होगा कि मैथमेटिक्स का किताब है, लेकिन लीलावती नामक किताब किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? मैथ से। और इसके रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य। क्या नाम प्यारे बच्चों? भास्कराचार्य। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रम, अभी हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे आपको? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बताए थे? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो भी बिहार में है। उसके जो मतलब बनाने वाले कौन थे? कुमार गुप्त साहब थे। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये भी बिहार में प्यारे बच्चों। और इसको किसने बनाया था? पाल वंश के शासक, लिखा है ना पाल, तो पाल वंश के शासक ये धर्मपाल जी ने बनाया था। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पंचतंत्र लास्ट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बुक है पंचतंत्र।
और इसका मालूम है क्या है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये 15 इंडियन मतलब 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, 15 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, और 40 या मतलब फॉरेन मतलब 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद, मतलब ये बुक, ये पंचतंत्र जो किताब इतनी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछता है, मैं स्टार लगा दूं इस पर, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, और इस किताब का ये 15 भारतीय भाषाओं में तथा 40 विदेशी भाषाओं में क्या किया गया, इसका अनुवाद किया गया। और एक लास्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में यही सब कुछ था। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।